क्वेश्चन नंबर वन देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या किसी ने हमने 2015 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे हैम्पर में क्या देते थे, फूड एंड ड्रिंक्स. Initially we were targeting individual customers, but then we started to target the corporate or business customers. फिर उसके अलावा initially we tried to develop these online marketing capabilities. Then we took over PS in which year 2018. फिर हमने SWOT analysis किया, टेक ओवर किया, और 2019 एंड 2020 के अंदर हमने नेशनल कॉर्पोरेट कस्टमर्स के ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया. फिर सिग्निफिकेंटली 2021 में मसले आना स्टार्ट हो गए, फाइनेंशियल डेटा हमारा ऑफ हो गया और कस्टमर रिव्यूज हमारे खराब होना स्टार्ट हो गए 2023 से. देखने तो चाहिए जो बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस है उनके जो ऑर्डर आ रहे हैं यूरोप में बहुत सारा ये फेस्टिवल था और सीनियर एक कस्टमर के साथ. लेकिन इंडिकेशन ये है कि कस्टमर अभी नाराज सही है. वैसे सिर्फ 3 रिव्यूज के ऊपर गुड पॉइंट के सिर्फ 3 रिव्यूज के ऊपर मैं कोई डिसीजन लेना भी शुरू नहीं कर दूंगा. पहले तो मैं उसको एनालाइज करूंगा सारे. हाँ नहीं सर, ये गुड पॉइंट है. लेकिन एग्जाम में हम ये नहीं लिखते हैं कि अगर कस्टमर रिव्यूज खराब हो गए तो इसका मतलब है कि सारे ही नाराज. ठीक है, रिव्यूज खराब हो गए, दैट्स अ गुड पॉइंट. कि अगर हम इसे काउंटर भी लिख सकते हैं कि कस्टमर 2000, क्या पता ऑनलाइन रिव्यूज में तो किसी का भी बिजनेस में ऐसी भी कर सकता हूँ. उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी वो क्या है, क्या एक फाइनेंशियल भी ऑफ नजर आ रहा है. पहुंच गए सारे, पहुंच गए. गुड. नंबर वन प्लीज क्वेश्चन शुरू करते. गुड, अच्छी बात है, दिमाग चल रहा है सबके भाई. क्वेश्चन नंबर वन सुने, मेन जो स्ट्रक्चर पे बात करी ना. Evaluate whether LH made the correct strategic decision to take over PS. Evaluate whether LH made the correct strategic decision to take over PS. क्या ये जो PS को टेक ओवर करने का फैसला है, वो फैसला एक सही फैसला है या एक गलत फैसला है. और जब भी आप एग्जाम में 20 मार्कर अटेम्प्ट करोगे, जब भी, क्या मतलब एक ही दफा निकालना, 2 दफा करोगे, बार बार नहीं करना. चलिए, अगर 2 दफा ही सिर्फ जिंदगी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो स्ट्रक्चर जो आप फॉलो करेंगे 20 मार्कर के लिए, तो ये कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद 20 मार्कर विल बी रिटन with 3 main paragraphs and a conclusion paragraph. Introduction लिख लो अपने पास, 20 मार्क का स्ट्रक्चर जो आप फॉलो करोगे. इंट्रोडक्शन, 3 main paragraphs, इंट्रो, 3 main paragraphs एंड कंक्लूजन पैराग्राफ. और जो पैरा 1 है उसमें हम क्या करेंगे, करंट सिचुएशन पे बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे कि करंटली क्या सीन चल रहा है रिलेटेड टू द क्वेश्चन. ठीक है. और इंट्रो में हम कोई भी जो कीवर्ड चल रहा है, जैसे इस सिचुएशन में मैं क्या डिफाइन करूंगा इंट्रो में, टेक ओवर की बात चल रही है तो मैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन को डिफाइन कर सकता हूँ या एक्सटर्नल ग्रोथ को डिफाइन कर सकता हूँ. एक्सटर्नल ग्रोथ ही है ना, टेक ओवर. इंटीग्रेशन डिफाइन कर सकता हूँ. कोई भी एक कीवर्ड जो मुझे समझ आगे सामने क्लिक कर जाए वो मैं कीवर्ड समझा दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, जिसका मुझे नॉलेज. आई थिंक मैं एक्सटर्नल ग्रोथ समझा दूं यहाँ पे. ठीक है. और करंट सिचुएशन का मतलब ये होता है, ये लाइन सुनना, कि जो पैराग्राफ 1 आपका होता है ना, वो पैराग्राफ 1 जनरली थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3.
और पैराग्राफ 1 के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं कि क्या सीन क्या चल रहा है, कि बेसिकली LH ने PS को टेक ओवर किया था, फिर उन्होंने क्या सोचा था और फिर क्या हो गया, और क्लियरली इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। करंट सिचुएशन को पूरा थॉरली समझाने को हम कहते हैं कि बेसिकली आई एम ट्राइंग टू राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। मैं लिखवाऊंगा पूरा आंसर तो और समझ आएगा, लेकिन पैरा 1 के अंदर, क्योंकि एग्जाम में जारे ये वाला केस तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो भी केस आएगा और जो भी सवाल आए, उस सवाल से रिलेटेड क्या कॉन्टेक्स्ट मुझे केस में दिया हुआ है, उसके बारे में कब लिखूंगा मैं पैराग्राफ 1 में। और अब मुझे ये पैरा 2 और पैरा 3 में समझाना है कि यार ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हुआ था ना इस टेक ओवर का। बहुत सारा डेटा है इसमें, तो टेक ओवर का इम्पैक्ट फाइनेंशियली तो मेरे पास बहुत चीजें हैं। अब मैं इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ कि कैसे रेवेन्यूज हमारे बढ़ गए थे, या कैसे हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो खराब हो गए थे, फिर गेयरिंग कैसे सिग्निफिकेंटली बढ़ा, रिसीवेबल डेज कम हो गए, लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो गई, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टर क्लियरली डिससैटिस्फाइड चल रहे होंगे। ये वो सारे इम्पैक्ट्स हैं जो हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आपने सही फैसला किया या सही फैसला नहीं किया। अब जब एग्जाम में मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो प्लान, अच्छा प्लान क्या हमेशा पहले करना होगा। हाँ, एक होता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू कर दिया, और लिखते लिखते सोच रहा हूँ कि यार पैरा 1 हो गया, पैरा 1 में सोच रहा हूँ पैरा 2 में क्या लिखूंगा, पैरा 2 में लिखते लिखते सोच रहा हूँ पैरा 3 में क्या लिखूंगा। ऐसे नहीं सोचना, पहले आपने सोच लिया कि पैरा 1 में क्या होगा, पैरा 2 में क्या होगा, पैरा 3 में क्या होगा, और कंक्लूजन में क्या होगा, फिर आप लिखना शुरू करो। भले इसमें आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन 20 मार्क का क्वेश्चन अगर मैंने सोचते सोचते लिखने की कोशिश की, तो मैं बीच में ही कहीं जंपल डब हो जाऊंगा और पता नहीं कहीं और कहानी चली जाती है। लिखने से पहले पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन पैरा 2, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन पैरा 3, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन कंक्लूजन। और कंक्लूजन के अंदर भी जो आपका सबसे पहले आपको देना होता है वो क्या, ओपिनियन। और जो भी ओपिनियन होगा, ओपिनियन कैन नेवर बी रॉन्ग, और ओपिनियन के ऐसे कोई मार्क्स भी नहीं होते हैं। मेन जो मार्क्स होते हैं वो उस ओपिनियन की जस्टिफिकेशन की होती है। अब कुछ भी हम ओपिनियन दे सकते हैं कि हाँ यार ये टेक ओवर का फैसला सही था, हम ये भी फैसला दे सकते हैं कि टेक ओवर का फैसला सही नहीं था, जो भी हमारा दिल है ओपिनियन दे। बट वट एवर माई ओपिनियन इज, मुझे उसको करना पड़ेगा जस्टिफाई, एंड जस्टिफिकेशन के अंदर मैं सेम पॉइंट जो ऊपर लिखा है वो रिपीट नहीं कर सकता। पैरा 2 और पैरा 3 में अगर मैंने कोई पॉइंट लिखा है, तो मैं वही पॉइंट, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं टेक ओवर का फैसला सही नहीं था क्योंकि गेयरिंग मे बी अगर मैंने ऊपर लिखा, तो मुझे सबसे आइडियल माइंडसेट ये होगा कि जब मैं आंसर एग्जाम में प्लान कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले पता है क्या प्लान करूँ, कंक्लूजन प्लान। सबसे जो अच्छा और सबसे जो हैवी आपको पॉइंट लगता है, वो आप किसके लिए रोक लो, कंक्लूजन के लिए रोक लो, और बाकी की कहानी फिर आप ऊपर, समझ आए। सबसे जो पहले आप प्लान करोगे एग्जाम के अंदर भी, सबसे लिखते ऑब्वियसली आप पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 और कंक्लूजन, लेकिन एग्जाम के अंदर जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग आप सबसे पहले कंक्लूजन की करना, फिर उसके बाद पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 की प्लानिंग। बेस्ट यही माइंडसेट सही है। और जो सबसे अच्छा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा हो वो आप किसके लिए रोको, कंक्लूजन के। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 मार्क है ना, इस 20 मार्क में से नॉलेज, 4 मार्किंग स्कीम के वर्ड्स होते हैं ना, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। तो पूरे 20 मार्क्स में से जो नॉलेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, पूरे 20 में से नॉलेज किताब में से कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर। एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन, उसके कितने नंबर है, 2 नंबर। एप्लीकेशन का मतलब होता है ट्राइंग टू कनेक्ट बैक विद द केस, और ट्राइंग टू कनेक्ट बैक विद द केस से ऊपर का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी किताबी बातें मैं लिख रहा हूँ, वो किताबी बातें दुनिया में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। और ये जिस जैसे गेयरिंग का वर्ड हम लिख रहे हैं, तो गेयरिंग का वर्ड अगर हम बुक में आज पढ़ रहे हैं, केस में आज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं, तो यूजर एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गेयरिंग रेशियो के बारे में सोचता होगा। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमने किताब में पढ़ा है, नहीं, यानी कि वट एवर कॉन्सेप्ट वी स्टडी इन द बुक, इट कैन एक्चुअली बी अप्लाइड इनटू द रियल लाइफ सिचुएशन, और इस अंडरस्टैंडिंग को रियल में कहते हैं एप्लीकेशन। that I know that I can apply my knowledge to the real life scenario. उसको क्या, इस अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। और वो अंडरस्टैंडिंग तब समझ आती है जब आपका आंसर कोई रीड करता है ना। मैं भी जब आंसर आपका रीड करूंगा, तो मुझे उस रीडिंग से पता चल जाएगा कि सिर्फ वो रट्टा फील है उसके अंदर, या अंडरस्टैंडिंग। अगर सिर्फ रट्टा फील आ रहा होगा, एक बच्चे ने दिखाई दे रहा है जैसे
There are 5 types of economies of scale. Number 1, there is purchasing economies of scale. Number 2, there is managerial economies of scale. Number इस तरह से करके लिखा हुआ है आंसर, तो क्लियर समझ आ जाएगा कि इसको पता है लेकिन वो रट्टा सुना। और एक लिख रहा है there are 5 benefits that a larger scale business can enjoy. They can enjoy bulk purchasing discounts with which they get purchasing economies of scale. They can attract good employees from which they get managerial economies of scale. फील में अलग हो जाएगा। अगर रट्टा उसके अंदर फील आएगा तो वो एप्लीकेशन मार्क आपको चाहे केस से कनेक्ट किया हो नहीं मिलेगा। यानी केस से कनेक्ट भी करना है और उसने एग्जामिनर को फील देना है कि ओके आई नो दैट दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ। समझ आया? और फिर जो एनालिसिस है, एनालिसिस इसकी डिटेल्ड हम जा रहे हैं, एनालिसिस की जितना सीखेंगे इसके अंदर। लेकिन जो एनालिसिस होता है ना उसके आपके कितने मार्क्स होते हैं? 8 मार्क्स। और जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के कितने बचे? 5 7 मार्क्स। और ये जो इवैल्यूएशन है मेनली आपका वो भी थ्रू आउट भी हो सकता है, मना नहीं, लेकिन ज्यादातर अच्छा क्या इवैल्यूएशन और कंक्लूजन सेम होता है? तो नहीं। क्या इवैल्यूएशन और कंक्लूजन सेम बात है? नहीं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, इवैल्यूएशन का जो सिनोनिम होता है वो सिनोनिम होता है जज करना। जज करना हम जानते हैं सब बहुत अच्छे से। तो जज करने को कहते हैं इवैल्यूएट करना। इंसान को जज नहीं करना, लोरेटा को जज नहीं करना है, हमें इसके केस को जज करना है, इसके बिजनेस को जज करना है कि ये इसने क्यों फैसला किया, ये इसने गलत फैसला किया, ये इसने सही फैसला किया, जो टेक ओवर किया इसको नहीं करना चाहिए था। मैं जब उसके फैसलों को जज कर रहा हूँ ना, क्रिटिकली जज कर रहा हूँ, और जज करना सबका अपना इंडिविजुअल अलग। एक मैं अगर किसी को देख रहा हूँ तो मैं अलग नजर से जज कर रहा हूँ, बाकी लोग देख रहे हो जाए, हर किसी की जजमेंट अलग होती है। याद नहीं कर सकते कि जजमेंट घर से याद कर लीजिए, हो ही नहीं सकता। वो वहीं पे मुझे सोचना होता है, समझ आए? हाँ, मेनली जो इवैल्यूएशन मार्क्स है वो मुझे एंड से मिलते हैं। और जो सबसे हैवीएस्ट मेरा पैराग्राफ होता है और सबसे जो लेंथी मेरा पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन का पैराग्राफ। कंक्लूजन वो वाला नहीं है कि अच्छा बस एंडिंग पैराग्राफ है तो हमने 4 5 6 लाइन में आंसर खत्म किया। कंक्लूजन का पैराग्राफ रेगुलर और नॉर्मल पैराग्राफ से ज्यादा लंबा होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही, तो कंक्लूजन को एक बेचारे को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, समझ आए? आई थिंक इसका हम ओपिनियन, चलो 2 मिनट रुकता हूँ, जरा जरा सोचो, जरा इस बातों पे जरा पॉइंटेड बनाओ कि अगर आप इसको कंक्लूड करते हैं और ओपिनियन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं। खुद अपनी अपनी पर्सनल वर्किंग करो, फिर मैं एक दफा अपनी करता हूँ ताकि आप प्रिपेयर करो। जस्ट सी इफ यू वुड हैव प्लान्ड, then what would you have done just for 2 minutes? नहीं नहीं, पैरा टू पैरा थ्री एंड ओवरऑल वज्र को डिस्कशन ये करना। यस, यस भी लिख सकते हैं और यस नहीं लिखना। बहुत अच्छा फैसला था कि बिजनेस आपने दुबई डील गलत नहीं होता। आप लिखना चाहो यस लिख दो, लेकिन यस से रियली नॉट अ गुड क्वालिटी ओपिनियन इन दिस सिचुएशन। अगर मेरा जितने ही मैं अभी पर फेवर कर रहा हूँ उसके जो वीकनेस मैं मीट करूँगा, तो फ्यूचर में मेरे पास ऑपरेशन होने का है और मेरा जो मेन ऑपरेशन था वो एक्सपेंशन 5 साल में जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मुझे एक्सपेंशन ही करनी थी। ये जो एक्सपेंशन है ना, अच्छा पॉइंट है तुम्हारा। लेकिन हाँ, एक्सपेंशन देखो, एक चीज होती है एक्सपेंशन और एक चीज होती है, इसके लिए वर्ड आप चाहो तो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप अपनी औकात से ज्यादा ही फैलना शुरू करते हैं, मतलब जितनी चादर नहीं उससे ज्यादा पाँव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं ऐसे वर्ड्स में ओवर ट्रेडिंग। कि आपने इतना स्पीड में आपने एक्सपैंड करने की कोशिश की कि वो खुद भी आपसे कहानी नहीं समझी, दिस इकोनॉमीज के मसले सॉर्ट हो गए। तो आई थिंक मैं अगर यहाँ ओपिनियन देता तो मैं तो कहता कि यार नहीं, दिस वाज नॉट द राइट मूव, और प्रॉब्ली दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी दैट दे ऑप्टेड फॉर। और वो इसलिए, एक तो मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, वो एक तो क्लियरली कस्टमर रिव्यूज की बात मैं लिख सकता हूँ कि कस्टमर रिव्यूज कितने क्लियरली खराब हो गए, और इसके अलावा ब्रांड हमारा कितना खराब हुआ है, जिससे
इसके अलावा आई कैन राइट कि ऑडियंस चेंज कर रहे हो, शुरू से आप ऑडियंस चेंज कर रहे हो, पीएस का नाम ले रहे हो, पीएस का नाम क्लियर, यानी कि क्लियरली देयर वाज लैक ऑफ प्लानिंग। लोरेटा को फारिग ही कर दिया बेचारी को, संजय भाई आगे से ये तो लोरेटा को फारिग कर दिया, इट्स नॉट फायर्ड टू बी रिप्लेस। लोरेटा को रिप्लेस कर दिया तो सिंडिकेट्स के क्लियरली स्टाफ और शेयर होल्डर जो है वो सर्टिफाइड नहीं थे इस एक्सपेंशन से, and it is probably over trading and was not a very right thing। तो ये कह सकते हैं कि जल्दीबाजी कर दी। और पैरा 2 में मैं फिर आई थिंक लिखूंगा मार्जिन्स की बात, कोई भी रेशियो बता दो, मैं मार्जिन्स के बारे में भी लिख लूंगा और गेयरिंग के बारे में भी लिख लूंगा। अब एक के बारे में भी लिख सकते हैं, दो के बारे में भी लिख सकते हैं। एक के बारे में आप सिर्फ गेयरिंग के बारे में लिखते हो तो फिर बहुत प्रॉपर लिखना पड़ेगा, या दो दो रेशियोज भी अगर आप एक पैराग्राफ में चलाते हो तो दैट वुड वर्क। और पैरा 3 के अंदर में जाऊं तो फिर कौन कौन सी और बातें रहेगी इसमें? रेवेन्यू और डिविडेंड्स के बारे में, शेयर होल्डर में कोई भी दो एरिया बता दूंगा। It can be positive, negative, it can be negative, negative because doesn't matter। मामला बहुत ज्यादा था, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्रिएटिव है ही नहीं, दो चार। तो इसमें आप लिखेंगे लिक्विडिटी के बारे में, रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन हमारा ऑपरेशन वो प्रॉफिट मार्जिन इतना खराब हो गया कि क्रेडिट रेवेन्यू बढ़ने का ही हमें फायदा। पैरा 3 के अंदर मैंने जैसे लिखा है कि और क्या मसले हुए। पैरा 2 और 3 का कॉन्टेक्स्ट डिविडेंड से नहीं होगा ना, ऑर्डर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टर को ट्रैक करना मुश्किल होगा। सर ये गेयरिंग और डिविडेंड को एक पैराग्राफ में करके और फिर हम इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ये अट्रैक्शन देखो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, दैट्स माय पॉइंट, कि हर बंदा जब आंसर लिख रहा होगा तो उसका आंसर अलग होगा, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट अलग होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। सही और गलत का गेम नहीं, इसमें जब आप एग्जाम में बैठोगे तो हर इंसान वहाँ केस पढ़ेगा, सवाल पढ़ेगा, किसी और तरीके के कॉन्टेक्स्ट में पहुंचेगा और वो कुछ और तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा होगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि जो मैंने लिखा वो एज इट इज वैसे ही लिखना है, बट आइडियली इस तरह से सोच, कल को आप जब लिख रहे होगे और कुछ और, अगर मैंने यहाँ पे रेवेन्यूज के बारे में और लिख दिया होता दूसरे के बारे में तो वो भी सही था। एज लॉन्ग एज कि मैं जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ उसको फिर सही समझा, उसको मैं सही से एनालाइज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं सही बात कर रहा हूँ, मार्क्स बात करने का पॉइंट भले मैं सारी कहानी बताऊँ भी, दो तीन बातें बताऊं लेकिन फिर मैं उसको प्रॉपर बताऊं, वो चाहे कुछ भी हो। पॉइंट समझ आया? सोचने का आई थिंक 20 मार्क का बेहतर तो समझ आते हैं आपको, और हम देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गियरिंग जो है वो जितना